पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है विभिन्न प्रकार के दवाइयों के बनाने में, वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में या उसके और भी बहुत सारे घरेलू कामों में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि कमर्शियल पर्पस की वजह से, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ना, वाइन, एसिटिक एसिड जिसको विनेगार कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी किया था। राइट, वैक्सीन के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया था। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिक डिजीज, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसकी वजह से अगर कोई डिजीज होता है, जैसे उसको माइक्रोबियल डिजीज कहते हैं। राइट, तो कोई अगर माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी में एंटर करता है ना, और उसकी वजह से कोई डिजीज अगर हमारे बॉडी में होती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो हमें पता है कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम की मदद से हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम की हेल्प से एंटीबॉडी जो तैयार होता है वो करता है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है और फाइट करता है, उस बीमारी को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है, उसकी जो ग्रोथ है उस बीमारी को उसको खत्म कर देता है और फिर हम क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। राइट, कभी कभी अगर हेल्दी बॉडी में अगर हम हेल्दी है, उसमें अगर कोई वीकेंड मतलब कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, उसकी वजह से कोई डिजीज हुआ तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा सीरियस डिजीज मतलब सीरियस डिजीज जो है उसकी वजह से होता है, जैसे कि पोलियो है ना, या उस तरीके की और भी बहुत सारे डिजीज है, जैसे एड्स का मैंने बताया वायरस की वजह से होता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन का यूज करते हैं। राइट, है ना, उसको जैसे वैक्सीन का यूज करते हैं। वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उससे ज्यादा पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला को यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोहा को काटता है ना, सेम उसी तरीके से वैक्सीन भी जो है वो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसको हम बनाते हैं और फिर वो शरीर में अगर कोई व्यक्ति वायरस की वजह से या कुछ सीरियस डिजीज है उसके बॉडी में, तो उसको इंजेक्शन के रूप में या ड्रॉप्स के रूप में उसके शरीर में वैक्सीन जैसे ही लेता है तो फिर क्या होता है कि उसका तबीयत सही हो जाता है ना, डिजीज फ्री हो जाती है उसकी बॉडी। राइट, तो अभी जो वैक्सीन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन उसमें यूज करते के टाइम पे, वैक्सीन के टाइम पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बिना डॉक्टर की सलाह लिए हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अगर हम हेल्दी है ना, अगर हमें किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं है, तो हमें वैक्सीन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम वैक्सीन का यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में जो कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी वो मार सकता है और उसका साइड इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो बिना डॉक्टर के परमिशन के या बिना डॉक्टर के सजेशन की वजह से कभी वैक्सीन यूज नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसी मात्रा में, मतलब जितना उसका अमाउंट है, जिसकी क्वांटिटी है, जितना डोज बताया गया है डॉक्टर के द्वारा और पूरा कोर्स है ना, डोज और पूरा कोर्स की जितने दिनों तक खाना है और एक टाइम पे एक दिन में कितनी बार लेनी है टैबलेट्स या वैक्सीन, कितनी बार लेनी है और किस अमाउंट में लेना, कितने दिनों तक लेनी है, जितना डॉक्टर ने बताया है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, ये हमें वैक्सीन की यूज करने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए जो बेनिफिशियल है ना, उसकी वजह से एक और टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहता है, उसकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते रहता है। राइट, तो some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are called biological nitrogen fixer. Right, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के फॉर्म में, अगर जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को वहां से लेकर के और सॉइल में मिक्स कर देता है। जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया भी था,
लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है ना। उसका मेन काम होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको लेकर के, उस नाइट्रोजन को लेकर के और सॉइल में मिक्स कर देना, राइट। उस सॉइल में क्या करता है, मिक्स कर देता है उस नाइट्रोजन को, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है ना। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में खेतों में क्या होता है, एक ब्लू ग्रीन कलर की काई लग जाती है। काई तो समझते होंगे ना, काई जिसमें पैर बहुत ज्यादा स्लिप करता है ना, वो किसी वजह से फंगस, वो फंगी टाइप होते हैं, उसकी ऐसा एल्गी टाइप होते हैं, उसकी वजह से लगता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि काई लग जाता है, या फिर ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी टाइम टू टाइम या डे टू डे इंप्रूव होती रहती है ना। तो जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सन, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते रहता है टाइम टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। जैसे डांस करने वाले से, डांस करने वाले को क्या बोलते हैं, डांसर, है ना। तो उसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करने वाले को क्या बोलेंगे, फिक्सर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, उस माइक्रोब्स को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसका मेन काम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो सॉइल में मिक्स कर देना, है ना। वो सॉइल की फर्टिलिटी मिक्स, उससे इंप्रूव करना। सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने से क्या होता है कि उसमें प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है ना। और सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एनरिच हो जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो सॉइल का प्रोडक्शन, उस सॉइल में कोई भी क्रॉप अगर हम फसल बोएंगे तो उसका यील्ड, मतलब उसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है, जो कि किसान के लिए फायदेमंद है। जितना ज्यादा फसल होगा, फसल का उत्पादन होगा, उतने बढ़िया पैसे मिलेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट, राइट, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, राइट, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरमेंट को भी क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आपके घरों से निकलने वाले जो पूरे कचरे हैं, है ना, हमारे घरों में जो सॉलिड वेस्ट, पूरे कचरे, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं, है ना, या फिर कोई सूखा या कोई भी पेड़ अगर सूख जाता है तो उसके पतझड़ होता है, तो उसका जो पत्ता है, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है जैसे पुआर, खरपतवार, है ना, ये सब चीजें, या फिर आपने रेलवे पटरी के साइड से मरे हुए जानवरों को देखे होंगे, जो लोग उसको ऐसे हवा में फेंक देता है, खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है ना, उसको ऐसे ही मिट्टी में दबोता नहीं है, वैसे ही छोड़ देता है, राइट। तो वो सब को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है, राइट, हमें हमारी मदद करता है एनवायरमेंट को क्लीन करने में। जैसे मैं भी बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि जो आपके घर से कुछ सॉलिड वेस्ट या कूड़ा कचरा जो निकलता है, या पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं, उन सबको आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, और एक बर्तन में या एक उसको इकट्ठा करके और एक कहीं जगह मिट्टी में दबो दीजिए, है ना, मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोद के और उसको क्या करना है, दबा देना है, ठीक है। और दूसरी जगह आपको क्या करना है, सेम डे को, है ना, आपको प्लास्टिक, पॉलीथीन या प्लास्टिक का कोई घर में कूड़ा कचरा है या पॉलीथीन है ना, या कोई ग्लास का है, शीशे का कोई चीज टूटा फूटा है कोई, ठीक है, उसको ले जाकर दबोना है। आप 4-5 महीने के बाद जब दोबारा जाके वापस देखेंगे तो जो सॉलिड वेस्ट आपने दबाया था, है ना, वो सब क्या हो जाएगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कंपोस्ट बन जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, जो किसान अपने खेतों में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया होगा, राइट। लेकिन वही जो प्लास्टिक्स है या जो ग्लास है, प्लास्टिक है ना, उन सबको जो, या पॉलीथीन है जिसको आपने मिट्टी में दबाया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तो पहले भी था वैसा अभी भी होगा, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि मतलब जो एनवायरमेंट में कूड़ा कचरा है उसको डिकम्पोज करके, सड़ा गला पचा करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है और एनवायरमेंट को क्लीन करता है। सेम मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई एनिमल्स या कोई डोमेस्टिक एनिमल्स है या कोई ऐसे एनिमल है जो किसी कारणवश मर गया है, किसी ने उसको मार दिया, तो ऐसे रेल के पटरियों के सामने या कहीं डंपिंग ग्राउंड के सामने या रोड के किनारे कहीं भी लोग, चौराहे पे कहीं भी उसको क्या होता है, फेंक देते हैं लोग, हवा में ऐसे ही फेंक दिया, मिट्टी में बिना दबोए उसको कहते हैं फेंक देते हैं।
अगर उसको फेंक देते हो क्या कुछ दिनों के बाद उसमें से बदबू आने लगती है ना। अगर उसी को अगर हम मिट्टी में दबा देंगे, जैसे कि उसको अगर मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होता है कि जो मिट्टी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करता है, धीरे 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 डिकम्पोज करके, है ना, 3 4 5 6 महीने में डिकम्पोज करके उसको बिल्कुल क्या करता है, क्लीन कर देता है और उस सबको डिकम्पोज कर देता है, राइट। जिससे इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन हो जाता है। इन्वायरमेंट में होने वाले जो सॉइल पोल्यूशन है या जो भी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उन सबको क्या करता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए, ये तो बेनिफिशियल था, उसकी हम बात कर रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए जो है हार्मफुल भी है विभिन्न तरीके से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज होते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोगन्स, ठीक है, पैथोगन्स बोलते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। such microorganisms are called pathogens, and उस microorganisms को क्या बोलते हैं, पैथोगन बोलते हैं, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए, वो हमारे खाने को बर्बाद करता है, स्पॉइल फूड, है ना। जो सबसे पहला वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, लेक्चर फर्स्ट का, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारे खाने को स्पॉइल भी कर देता है। जैसे अगर मतलब एग्जांपल की, अगर गर्मी के दिनों में अगर सुबह में दाल बनी है या सब्जी बनाई है, अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा और शाम को जब आप वापस देखने जाओगे, अगर आपने फ्रिज में रखा है तो सही है, लेकिन शाम को जब आप बिना फ्रिज में रखे अगर आप शाम को देखने जाओगे तो दाल में से स्मेल आने लगती है, खराब हो जाता है, राइट। तो हमारे फूड को भी क्या करता है, स्पॉइल कर देता है वो। उसी तरीके से क्लॉथ को भी स्पॉइल करता है। लेदर जो चमड़ा होता है ना, स्किन, जानवर के स्किन की वजह से उसको भी क्या करता है, स्पॉइल कर देता है, ठीक है। अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एयर में भी होते हैं, है ना, सॉइल में भी है, वाटर में भी है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से कुछ, अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को अगर किसी प्रकार की एक बीमारी है तो उसको, वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। किसकी मदद से, या तो वो फिजिकल कांटेक्ट में आए या वाटर की मदद से, हेल्प या थ्रू वाटर या थ्रू वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, है ना। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज, माइक्रोबियल डिजीज का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज, ओके, दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। कि अगर कोई व्यक्ति जो, जैसे किसी को अगर कॉमन कोल्ड है ना, या किसी को चिकन पॉक्स है, या किसी को कॉलरा है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लेते हैं, टीबी जिसको कहते हैं। टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति को होता क्या है कि उसकी कफ जो होता है ना, कफ है ना, कफ जो निकलता है उसमें क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे अगर उसको कफ आएगा तो खांसी होगी, स्नीजिंग होगी, है ना। तो एयर में तो बहुत सारे उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में आएंगे। अगर उसके आसपास में अगर कोई व्यक्ति है तो वो एयर में ब्रीदिंग तो करेंगे ना, सांस तो लेंगे, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस एयर के थ्रू क्या होगा कि उसकी, मतलब जो व्यक्ति पहले से सही था उसके अंदर भी चला जाएगा, तो उसको भी वो डिजीज हो जाता है, राइट। जैसे हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, एक आदमी से दूसरे में इन्फेक्टेड होता है, दूसरे से तीसरे कांटेक्ट में आने पे, है ना, तीसरे से चौथे में हो रहा है। जो भी क्या है, कोरोना वायरस, कोरोना भी क्या एक प्रकार का माइक्रोबियल डिजीज है। जैसे कांटेक्ट में किसी व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन है ना, कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव है, उसके अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, वो या तो एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये डिजीज किस डिजीज, जैसे लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। कॉमन कोल्ड तो पता ही है, चिकन पॉक्स क्या होता है कि स्किन पे बड़े बड़े छोटे छोटे छाले आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, राइट। इसमें बहुत तेज फीवर भी आता है ना। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी है, टीबी। जैसे मैंने आपको बताया, टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति जो होगा उसके लीवर में कफ हो जाता है सेट, और कफ जैसे वो खांसी करेगा तो कफ में उसके ब्लड आने लगता है, खांसी में ब्लड, कफ जो होगा उसमें ब्लड आने लगता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज जो है, कुछ विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, है ना, और उस किस किस माध्यम से फैलते हैं उस वीडियो के बारे में इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।